Hello everyone, this is Vanshika. Today we will continue with our electrochemistry chapter. Those who have not seen my previous video related to this chapter, please go and watch them for better understanding. Or I will also give the link in description box. You can watch it from there. आज हम पढ़ेंगे कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी. तो कंडक्टेंस क्या होता है? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कंडक्टेंस क्या होता है, जो एबिलिटी बताए कि कितनी एबिलिटी से जो है हमारा करंट पास हो रहा है कंडक्टर में से, उसे क्या कहते हैं? कंडक्टेंस. तो हमने वहाँ पे डिफाइन पढ़ी थी, हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा था कि कंडक्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, कंडक्टिविटी का क्या फॉर्मूला होता है. तो आज हम यहाँ पे इनके फॉर्मूले देखेंगे कि इनके क्या फॉर्मूले हैं. तो इन दो टर्म्स से हम पहले दो टर्म और पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, कि रेजिस्टेंस क्या होता है और रेजिस्टिविटी क्या होता है और इनके क्या फॉर्मूलेज हैं. तो हमारी एक टर्म आती है ओम्स लॉ. सबने पढ़ा होगा फिजिक्स में कि ओम्स लॉ क्या होता है. व्हाट इज ओम्स लॉ? It is according to this law, potential difference across a conductor is directly proportional to electric current at constant temperature. जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं? इलेक्ट्रिक करंट के एट कांस्टेंट टेम्परेचर. ये हमारा ओम्स लॉ होता है. तो यहाँ से जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, इक्वल आएगा, तो फिर वहाँ से हमारी एक टर्म आती है आर, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस. तो यहाँ से हमारा आया रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस हम देखते हैं, रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रोके, मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने को रोके, उसे हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस. जो फ्लो ना होने दे करंट को. इसकी जो एसआई यूनिट होती है रेजिस्टेंस की, वो होती है ओम. इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल में. अब हम देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करेंगे. आगे देखते हैं टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, और कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड होता है. फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड. तो जो हमारा फर्स्ट फैक्टर है हमारा लेंथ है. जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. अगर हमारी लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज होगी तो हमारा रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा. सेकेंड फैक्टर है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. हमारा रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. अगर हमारा एरिया ऑफ वायर इंक्रीज होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इंक्रीज होगा, तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होगा. इनवर्स रिलेशन है. तो जब हम दोनों फैक्टर को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारा एक फॉर्म आती है बनके, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल ऊपर है एल, और ये क्या है 1/a. अगर इंटू में 1/a करूँगी तो L/A आ जाएगा हमारा. तो जब ये प्रोपोर्शनल हटता है यहाँ से तो हमारी एक टर्म आती है रो, उसको क्या हम बोलते हैं? रेजिस्टिविटी. तो यहाँ से हमारी टर्म आई रेजिस्टिविटी. तो हम देखते हैं, और यहाँ पे देखो ये जो ए है ना, एल तो हमारा लेंथ ऑफ वायर है, जो ए है हमारा मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. अगर सोचो ये वायर है तो जो इसका एंड है ना सर्कल है, इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो ये सर्कल है तो एरिया कैसे होगा? पाई आर स्क्वायर. तो हमारा जो ए होता है वो हमारा पाई आर स्क्वायर होता है. नेक्स्ट हम देखते हैं रेजिस्टिविटी. एक चीज और यहाँ पे, अगर ये तो वायर की बात थी, जो हमारी लेंथ थी वायर की थी, ए जो था हमारा वायर का एरिया था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखें कि एल कैसे होता है उसके अंदर और ए क्या होता है, तो जो हमारा एल होता है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, वो होता है डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स. जो इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा एल होता है. और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो इलेक्ट्रोड का जो भी हमारा एरिया होगा, जो एंड पॉइंट का हमारा एरिया होगा, वो हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा. समझ में आया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एल और ए क्या होता है. नेक्स्ट हम आती है रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी देखते हैं. रेजिस्टिविटी क्या होता है कि मतलब जैसे रो हमारा फॉर्मूला है, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल. तो रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर रेजिस्टेंस having area of cross section, मतलब having area of cross section 1 centimeter square and length of the wire is 1 centimeter. जिस मतलब जब हमारा एरिया हो जाए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमारी जो लेंथ 1 हो जाए तो हमारी क्या रेजिस्टिविटी किसकी इक्वल होती है? रेजिस्टेंस के. तो उसे हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी. अगर मैं फाइंड करूँ रेजिस्टिविटी की यूनिट, फॉर्मूला ये है. यूनिट फाइंड करने के लिए आर की क्या यूनिट थी? ओम. एरिया सेंटीमीटर में लिया हमने, सेंटीमीटर स्क्वायर. हमारी जो लेंथ है वो भी सेंटीमीटर में,
तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी यूनिट क्या है, ओम सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ओम सेंटीमीटर। तो अभी तक मैंने रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस बता दी है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को कैसे सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं, हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारा जी होता है वो किसके इक्वल होता है, हमारा 1/r। मतलब कंडक्टेंस क्या है, कितनी एबिलिटी से करंट पास हो रहा है, वो जो एबिलिटी बताता है वो है कंडक्टेंस। अगर हमारे करंट पास होने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो हमारा रेजिस्टेंस कम होगा। तो मतलब जितना हमारा कंडक्टेंस ज़्यादा होगा उतना ही हमारा रेजिस्टेंस कम होगा। जो हमारी कंडक्टेंस की यूनिट होती है वो होती है, वैल्यू पुट करो, देखो यूनिट पुट करो, आर में क्या पुट करेंगे, आर की रेजिस्टेंस की क्या यूनिट है ना, ओम। तो जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इनवर्स आ जाएगा, ओम इनवर्स। और हम इसको और भी बोलते हैं, मो बोलते हैं, एक साइमन भी बोलते हैं। साइमन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एस। अगर कहीं पे किसी डिजिट के पीछे एस लिखा होगा तो मतलब वो हमें कंडक्टेंस की वैल्यू है। नेक्स्ट समझ में आया ना कंडक्टेंस। नेक्स्ट है हमारा टर्म कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं के से। कंडक्टिविटी होता क्या है, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ द आयंस विच आर प्रेजेंट इन 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन और 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में। मतलब यहाँ पे जितने भी हमारे आयंस हो जो कि प्रेजेंट हो, वॉल्यूम की बात की गई है यहाँ पे, 1 मिलीलीटर और 1 सेंटीमीटर क्यूब, मेन दो चीज है यहाँ पे, इस पे फोकस करना। अगर हमारे इतने आयंस, अगर जितने भी हमारे आयंस इसमें प्रेजेंट हो तो उसको, उसकी वजह से हमारा जो कंडक्टेंस होगा उससे क्या हम बोलेंगे, कंडक्टिविटी। तो जो हमारा कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो के इज इक्वल टू 1/ρ, वेयर रो ये क्या हमारा रेजिस्टिविटी है। हमने अभी रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला देखा था, हमारा फॉर्मूला था रेजिस्टिविटी का RA/L। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे RA/L को, तो ये R हमारा जब ऊपर सॉल्व होगा तो L ऊपर चला जाएगा, L/RA आ जाएगा। हम यहाँ पे इसको ब्रेक करते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकती हूँ मैं 1/R इंटू L/A। देखो अगर सॉल्व करूँगी L इंटू 1 L और RA, ऐसे लिखा मैंने। इसके बाद जो हमारा ये L/A है ना, इसको हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट कैसे, मतलब जैसे अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करूँ तो मेरी L क्या था, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन, और A क्या था हमारा इलेक्ट्रॉन की जितना भी हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अगर मैंने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मैंने तैयार कर लिया है तो मैं उसको बार बार, सेम अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो उसके मतलब इलेक्ट्रॉन तो फिक्स कर दिए मैंने, ये बार बार थोड़ी चेंज करती रहूँगी। अगर मेरे इलेक्ट्रॉन फिक्स हो गए हैं तो जो हमारी मेरी लेंथ होगी, मेरे जो डिस्टेंस होगा बिटवीन द इलेक्ट्रॉन वो तो सेम रहेगा ना, और एरिया भी सेम रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो मैंने एक बार ले लिए वो वही रहेंगे, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम रहेगा। तो इसीलिए ये कांस्टेंट है हमारे लिए, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट। तो यहाँ से हमने 1/R को हम क्या बोलते हैं, G, यहाँ पे देखा हमने। और जो हमारा L/A होता है हम इसको G स्टार बोलते हैं। तो हमारे यहाँ से फॉर्मूला आता है कंडक्टिविटी का, K इज इक्वल टू G इंटू G स्टार। समझ में आया ना कंडक्टिविटी। तो ये हमारा कंडक्टिविटी और हमारा कंडक्टेंस यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अभी तक हमने पढ़ा, 4 टर्म ने पढ़ी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। तो ये आपको चारों समझ आ गई होंगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। हमें क्या मेजर करना है, कंडक्टेंस मेजर करना है हमें, किसका, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का। अगर हमें इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस मेजर करना है, कंडक्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, G इज इक्वल टू 1/R। अगर हमें R की वैल्यू पता चल जाए, अगर हमें रेजिस्टेंस पता चल जाए इलेक्ट्रोलाइट का, तो हम कंडक्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए फिजिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने, व्हीटस्टोन ब्रिज एक टर्म है, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या फंक्शन है, वो अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए यूज होता था। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने सॉलिड वायर ली थी, सॉलिड वायर का हमारा रेजिस्टेंस फाइंड होता था व्हीटस्टोन ब्रिज में। बट हमें तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस मेजर करना है, मतलब हमारा तो लिक्विड फॉर्म में है। तो ये तो प्रॉब्लम हो गई हमारे लिए कि हम कैसे मेजर करें फिर लिक्विड का व्हीटस्टोन ब्रिज से, क्योंकि वो तो सॉलिड वायर का यूज, सॉलिड वायर के लिए रेजिस्टेंस फाइंड करता है। तो एक तो हमारी ये प्रॉब्लम थी। और क्या प्रॉब्लम थी हमारी व्हीटस्टोन ब्रिज में, जो गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर में डीसी करंट होता है। तो हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, वो हमारा डीसी करंट में डिकम्पोज हो जाता है। मतलब डिकम्पोज होता है तो मतलब डिसोसिएट होता रहता है आयंस में।
आयंस में डिसोसिएट होते रहते हैं तो हमारी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है ना वो हमारी चेंज होती रहती है। तो अगर हमारा रेजिस्टेंस चेंज होता रहेगा तो हम तो इसे फाइंड ही नहीं कर सकते, मतलब हम डीसी करंट यूज ही नहीं कर सकते। तो हम मतलब हमारी ये प्रॉब्लम है कि हम गैल्वेनोमीटर कैसे यूज करें, मतलब डीसी करंट तो हमें लेना ही नहीं है इलेक्ट्रोलाइट के टाइम पे। तो हमारी जो दो प्रॉब्लम है ऐसे सॉल्व हुई। फर्स्ट प्रॉब्लम जो है लिक्विड वाली, वो हमने क्या करा, कंडक्टिविटी सेल बना दिया। जैसे यहाँ पे देखो एक सेल बनाया जिसमें हमने दो इलेक्ट्रोड लिए, उसमें ये जो हमने इसकी बॉल्स ली ना सेल की, हमने यहाँ पे पायरेक्स की ग्लास बॉल्स लिया। पायरेक्स हमने इसलिए यहाँ पे पायरेक्स की इसलिए ली क्योंकि वो ना केमिकल से बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता है, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो अब हम इजीली इस सेल को हम कनेक्ट कर देंगे बीज से, तो हमारा क्या फाइंड हो जाएगा, मतलब हम इजीली हम इलेक्ट्रोलाइट का फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम क्या थी हमारी कि हम डीसी करंट नहीं ले सकते क्योंकि डीसी के टाइम पे हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोज हो जाता है। तो डीसी करंट ना लेके फिर हमने क्या यूज करा, हमने एसी करंट लिया। एसी करंट अगर मैंने लिया तो ये बताओ गैल्वेनोमीटर वर्क करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो फिर हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज भी वर्क नहीं करेगा। तो हमने क्या करा, गैल्वेनोमीटर को रिमूव कर दिया। गैल्वेनोमीटर की जगह हमने क्या यूज कर लिया, ईयरफोन्स यूज कर ले या फिर मैजिक आई यूज कर ली, जिसकी वजह से हम नल पॉइंट इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे हमारी दो प्रॉब्लम सोल्व हुई। एक तो हमने कंडक्टिविटी सेल ले लिया और हमने एसी करंट यूज कर लिया, और हमने गैल्वेनोमीटर की जगह हमने क्या यूज कर लिया, ईयरफोन्स यूज कर लिए। तो ऐसे हम इजीली हमने क्या करा, इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस मेजर कर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारा टॉपिक प्रॉब्लम्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, लैम्डा एम, ये जो ऊपर सी है मतलब वो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम लैम्डा एम भी लिख सकते हैं और हम कैप में भी लिख सकते हैं, कैप एम। लैम्डा एम लिख लो या कैप एम लिख लो, सेम है। तो मोलर कंडक्टेंस हमारा होता क्या है, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ द आयंस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय द डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे हमारी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की बात की गई है। यहाँ पे हमारा वॉल्यूम की बिल्कुल बात नहीं की गई, नहीं मतलब कोई ml कोई सेंटीमीटर की किसी की बात नहीं की गई, हमारे यहाँ पे सिर्फ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की बात की गई है। अगर इलेक्ट्रोलाइट है मतलब उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो हमारी टर्म आ गई मोलारिटी आ गई हमारी। अगर तो यहाँ पे हमारी जब मोलारिटी आ गई तो हमें अब एक ऐसी टर्म चाहिए जो उसकी कंसंट्रेशन को भी अज्यूम करे, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन को भी अज्यूम करे। इसका फॉर्मूला तो बहुत इजी है। मैं अब एक बात बताऊं, मैंने एक सॉल्यूशन लिया जिसकी मुझे मोलर कंडक्टेंस फाइंड करनी है। तो मैंने उसको मोलर कंडक्टेंस इसकी फाइंड करनी है, तो सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो हमारी कितनी है, m। मोलारिटी कितनी है उसकी, m है, और उसका वॉल्यूम कितना है हमारा, v है। एक बात बताओ कि जिसकी मुझे इस सॉल्यूशन की मुझे मोलर कंडक्टेंस फाइंड करनी है तो इसमें कितने मोल्स होंगे, कितने मोल इलेक्ट्रोलाइट होगा हमारा, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होगा, 1 मोल। तो मैंने कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो मैंने मोलारिटी का फॉर्मूला लिखा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये एल के रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे लीटर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से मैंने V की वैल्यू निकाली और मेरे नंबर ऑफ मोल्स कितने थे सॉल्यूट के, 1 थे, 1 मोल लेना हमें। यहाँ से मैंने V की वैल्यू निकाली तो 1 बाय मेरा क्या हो गया, m आ गया लीटर में पर मोल। ये 1 मोल का वॉल्यूम है हमारा, 1 मोल मैंने पुट करा ना, तो ये जो वॉल्यूम आया हमारा 1 मोल का वॉल्यूम है। अगर मैं इसको वॉल्यूम को लीटर से मिलीलीटर में कन्वर्ट करूंगी तो मेरा इंटू हो जाएगा, 1000 से इंटू हो जाएगा। तो मेरा वॉल्यूम क्या आया, 1000 बाय m, 1 इंटू 1000 बाय m। तो मैं 1 मिलीलीटर की जगह मैं सेंटीमीटर क्यूब लिख सकती हूँ, बिकॉज 1 मिलीलीटर किसके इक्वल होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैंने मिलीलीटर की जगह क्या करा, मैंने सेंटीमीटर क्यूब पुट कर दिया, तो वैल्यू तो सेम ही रहेगी। अब ये देखो यहाँ पे कंडक्टेंस ऑफ 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन, 1 मिलीलीटर मतलब ml की जगह मैं सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकती हूँ। तो जो हमारा कंडक्टेंस ऑफ 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन होता है वो किसके इक्वल होता है हमारा, किसके इक्वल होता है हमारा, कंडक्टिविटी के। हमने कंडक्टिविटी की डिफाइन पढ़ी थी ना कि जो कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय द कंडक्टेंस ऑफ आयंस व्हिच आर
ड्यू टू द 1 मिलीलीटर और 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के मतलब जितने भी आयंस होंगे इस इतने सॉल्यूशन में, उन आयंस की वजह से जो हमारा कंडक्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हम कंडक्टिविटी। ये समझ में आया? तो नेक्स्ट मैंने क्या करा, कंडक्टेंस मेरे 1 ml मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन का कंडक्टेंस क्या है मेरा, K है। तो मैं कंडक्टेंस इतने वॉल्यूम सॉल्यूशन का मैं निकाल सकती हूँ। तो मैंने 1000/m मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब पर मोल थे, पर मोल में आएगा मेरा ये कंडक्टेंस। तो मेरा यहाँ पे 1000/m सेंटीमीटर क्यूब पर मोल्स का जो मेरा कंडक्टेंस आएगा वो क्या आएगा, K इंटू 1000/m। तो ये मेरा आ गया कंडक्टेंस, इतने मतलब इतने वॉल्यूम सॉल्यूशन और कितने मोल्स पर मोल पे आया मेरा ये कंडक्टेंस। तो अगर ये पर मोल का मेरा कंडक्टेंस आया है तो मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, मोलर कंडक्टेंस। पर मोल का कंडक्टेंस आया तो इसी को क्या मैं बोलूँगी, मोलर कंडक्टेंस। तो हमारी मोलर कंडक्टेंस की क्या वैल्यू आई, कैप m इज इक्वल टू K इंटू 1000/m, where K is the conductivity and m is the concentration। समझ में आया मोलर कंडक्टेंस? हमारा मोलर कंडक्टेंस मतलब मोलर कंडक्टिविटी का हमारा क्या फॉर्मूला आया, K इंटू 1000/m अभी हमने निकाला, मैंने समझाया था। तो अगर मेरे को इसकी यूनिट फाइंड करनी है तो जो मेरी कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो मेरा ये 1000/m था, ये मेरा वॉल्यूम था ना, तो वॉल्यूम की क्या यूनिट थी मेरी, सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। पर मोल में था ना ये मेरा वॉल्यूम। तो यहाँ से मेरे सॉल्व करके यूनिट क्या आई, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये मेरी यूनिट आई मोलर कंडक्टिविटी की। एक और इसका फॉर्मूला है, नोट में लिख लेना, कैप m इज इक्वल टू K इंटू V, वेयर K इज द कंडक्टिविटी, V इज द वॉल्यूम। ये हमारा NCERT में छोटा सा कहीं पे लिखा हुआ है। तो ये हमारा इससे ये कैसे आया, ये जो 1000/m है ये मेरा वॉल्यूम ही तो था, मैंने बस इसकी जगह क्या पुट करा, V पुट कर दिया, तो हमारा ये न्यू फॉर्मूला आया। अब मैं कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी पे क्वेश्चंस कराती हूँ। तो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है जिसमें हमें फाइंड करना है कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। तो हमारा क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ 0.05 मोल पर लीटर NaOH solution of diameter 1 centimeter and length 50 centimeter is 5.5 into 10 की पावर 3 ओम। हमें क्या फाइंड करना है, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। तो क्वेश्चन में जो भी हमें गिवन है सबसे पहले सारी वैल्यूज को लिखो, क्वेश्चन सॉल्व करने का ही मेथड है। बोर्ड में भी आप लोग ऐसे करके आना, सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन है उसको लिखो। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें मोल पर लीटर मतलब हमें मोलारिटी गिवन है 0.05 मोल पर लीटर। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है हमें 1 सेंटीमीटर, उससे हम रेडियस फाइंड कर लेंगे 1/2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें लेंथ गिवन है 50 सेंटीमीटर और हमें रेजिस्टेंस कितना गिवन है 5.5 इंटू 10 की पावर 3 ओम। ये सारी वैल्यूज हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें फाइंड करना है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, K इज इक्वल टू 1/r इंटू L/A। हमें सारी वैल्यूज पता है, हमें R पता है, L पता है, A पता है, हम सारी वैल्यू एरिया निकालने के लिए हमारा क्या होता है पाई r स्क्वायर, मैंने समझाया था। तो हमें R भी पता है, हम सारी वैल्यूज को पुट करके हम इजीली कंडक्टिविटी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और ऐसे ही हमारा जो मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, K इंटू 1000/m। यहाँ से हमारा K फाइंड होगा, हम यहाँ पे K की वैल्यू पुट कर देंगे इंटू 1000/m भी हमें गिवन है। इजीली सारी वैल्यूज हमें पता है, हम सारी वैल्यूज को पुट करके ये फॉर्मूला मतलब ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। समझ में आया ये क्वेश्चन? एक और क्वेश्चन हम करते हैं NCERT का। तो हमारा NCERT का एग्जाम्पल नंबर है 3.4। आप लोग देखो एग्जाम्पल। तो इस एग्जाम्पल में हमें क्या बोला है, जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल filled with 0.1 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन, 0.1 मोल पर लीटर हमें मोलारिटी दे दी KCl सॉल्यूशन की, इस और रेजिस्टेंस कितना दे दिया हमें 100 ओम, हमें 100 ओम रेजिस्टेंस दे दिया। नेक्स्ट क्या बोला है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल, सेल हमारा सेम है, बस हमारा क्या आगे बोला कि हमारी जो कंसंट्रेशन चेंज कर दी गई और रेजिस्टेंस सेम
रेजिस्टेंस यहाँ पे चेंज कर दिया गया। मतलब हमारा सेम सेल है यहाँ पे, अगर सेम सेल है तो हमारा लेंथ और एरिया सेम रहेगा। मैंने बताया था ना कि इलेक्ट्रोकेमिकल अगर हमारा एक सेल है तो सेल में हमारा अगर सेल सेम हुआ तो हमारी जो लेंथ होगा और जो एरिया होगा वो सेम रहेगा। तो वहाँ पे क्या करा, जो दूसरी सेल में दूसरी सेल में दोबारा उन्होंने क्या फिल करा, नेक्स्ट 0.02 हमारी मोलैरिटी ले ली और रेजिस्टेंस इतना ले लिया और बोला हमें फाइंड करने के लिए calculate the conductivity and molar conductivity of 0.02 mole per liter Kse solution. Calculate the conductivity and molar conductivity of 0.02 mole per liter solution, मतलब इसकी फाइंड करनी है हमें। और the conductivity of 0.1 mole per liter Kse solution is 1.29 साइमन पर मीटर। हमें इसकी कंडक्टिविटी, इस वाले मोलैरिटी सॉल्यूशन की हमें कंडक्टिविटी गिवन है, तो हमें फाइंड करनी है उसकी कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें दो केस दिए हैं सेम ही सेल में, एक बार हमें मोलैरिटी ये दी है, रेजिस्टेंस ये दिया है और फिर हमें कंडक्टिविटी भी इसमें गिवन है और हमने उसी सेल में एक बार हमने मोलैरिटी ये ली, रेजिस्टेंस ये ली और हमें फाइंड करनी है कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है, सबसे पहले तो देखो ये मीटर में गिवन है हमें, तो इसको हम सेंटीमीटर में करेंगे। पर मीटर में है तो मतलब पर मीटर में हम नीचे डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमारा सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा ये। हमें इसकी कंडक्टिविटी फाइंड करनी है। कंडक्टिविटी का क्या फॉर्मूला है, 1/r इंटू L/A। हमें 1/r हमें यहाँ पे पता है, r हमें पता है, यहाँ पे हमें अगर L/A की वैल्यू पता चल जाए तो हमारी कंडक्टिविटी इजीली फाइंड कर सकते हैं हम। तो L/A हम इधर से फाइंड करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पे कंडक्टिविटी की वैल्यू गिवन है। तो जब हमें कंडक्टिविटी की वैल्यू गिवन है और हमें L/A फाइंड करना है, मतलब हमें G स्टार फाइंड करना है, तो यहाँ से हमारा ये भी हमें गिवन है, R भी हमें गिवन है, तो इजीली इधर कैलकुलेशन को इजीली सिंप्लीफाई करके तुम G स्टार फाइंड कर सकते हो। मतलब हमारा L/A फाइंड हो गया इस साइड से, तो हमारा सेम सेल है तो वही L/A हमारा यहाँ पे भी पुट होगी वो वैल्यू। तो जब वो G स्टार की वैल्यू यहाँ पे पुट होगी तो हमारा यहाँ से R भी पता है और हमें ये भी पता चल गया, तो हमसे यहाँ पे कंडक्टिविटी हमारी फाइंड हो जाएगी। नेक्स्ट हमें क्या करना है, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का हमारा क्या फॉर्मूला है, K इंटू 1000/m। हमें यहाँ पे K फाइंड हमने कर लिया, 1000/m मोलैरिटी हमें गिवन है, तो यहाँ से हमारी मोलर कंडक्टिविटी भी फाइंड हो जाएगी। समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है इसको। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। टॉपिक है हमारा अफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी। हमारा डाइल्यूशन से कंडक्टिविटी पे क्या अफेक्ट पड़ेगा। मैंने जो डिफाइन कराई थी ना कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी की, यहाँ पे डिफाइन बहुत यूज होंगी। तो हमारा देखना है कि डाइल्यूशन से कैसे कंडक्टिविटी पे अफेक्ट पड़ेगा। अगर मैं डाइल्यूट कर रही हूँ तो मतलब मेरा जो सॉल्वेंट है वो इंक्रीज हो रहा है। सॉल्वेंट अगर इंक्रीज हो रहा है तो जो मेरी सॉल्यूट की रेशियो होगी वो डिक्रीज होगी, ऑफ कोर्स डिक्रीज होगी ना। मैं डाइल्यूट करूंगी तो सॉल्यूट उस वॉल्यूम में वॉल्यूम बढ़ाया जा रहा है, तो सॉल्यूट की जो रेशियो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये बताओ जो मेरी कंसंट्रेशन होगी वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। कंसंट्रेशन तो मेरी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि अब मेरा जो सॉल्यूट की रेशियो वो डिक्रीज हो गई है। तो इसमें मेरा क्या होता है, इन दिस केस कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस बिकॉज जो मेरा सॉल्यूट की जो रेशियो है डिक्रीज हो रही है। इसमें हम देखते हैं कि कैसे हमारा डाइल्यूशन से कंडक्टिविटी हमारा कैसे अफेक्ट कर रही है। एक मैं एग्जांपल समझाती हूँ, यहाँ पे देखो। जैसे मैंने एक सॉल्यूशन लिया 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन मेरा, उसमें मेरे 4 आयंस थे, 2 कैटायन थे, 2 अनायन थे। अब मैंने जब डाइल्यूट करा, डाइल्यूशन करेंगे तो मैंने वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो डाइल्यूट करने के बाद मेरा वॉल्यूम 1 ml से मैंने इससे 2 ml कर दिया, 1 ml मेरा इंक्रीज हो गया, तो टोटल वॉल्यूम मेरा 2 ml हो गया। अब हम उसमें देखते हैं कि हमारे कितने आयंस हैं, हमारे कितने पर ml में मेरे कितने आयंस हैं। मैंने यहाँ पे 1 ml में देखा था ना, मेरे जैसे 4 आयंस थे, तो मेरा जब वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो उसमें भी मैं देखूंगी कि मेरे पर ml में कितने आयंस हैं। तो अगर मैं 1 ml की बात करूंगी तो 1 ml में जैसे 1 ml प्लस 1 ml वही 2 ml है, तो 1 ml में अब मेरे 2 आयंस हो जाएंगे और यहाँ पे भी 1 ml में मेरे 2 आयंस हो जाएंगे। तो देखो डिफरेंस देखो, पहले मेरे 1 ml में मेरे 4 आयंस थे, अब मेरे पर ml मतलब 1 ml में अब मेरे कितने आयंस हो गए,
2 आयंस हो गए। तो मेरे डाइल्यूशन करने की वजह से मेरे जो आयंस हैं डिक्रीज हुए हैं। अगर मेरे आयंस डिक्रीज होंगे तो जो मेरी कंडक्टेंस की वैल्यू होगी वो भी मेरी डिक्रीज होगी। तो इन दिस केस ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी डिक्रीजेस बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। तो ऐसे मेरा अफेक्ट पड़ रहा है कंडक्टिविटी पे। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे हमारा ना मतलब हमें यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि हमने कंडक्टिविटी की डिफाइन पढ़ी थी ना, उससे हमारे सॉल्यूशन के आयंस देखने थे कि हमारे सॉल्यूशन में कितने आयंस हैं। यहाँ पे हमें कंडक्ट मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमें बस टोटल आयंस देखने हैं कि हमारे कितने आयंस हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे अफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी। राइट डाउन द टॉपिक। हम देखेंगे डाइल्यूशन की वजह से अब हमारा मोलर कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। इससे पहले हम एक टर्म पढ़ेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं सिंबल में कैप नॉट, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कैप इंफिनिटी का सिंबल लगा के। इनको हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम इन दोनों सिंबल्स में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, बट इनका मीनिंग अलग है। जैसे अगर कैप के ऊपर अगर नॉट है तो उसका मीनिंग होता है मतलब जो हमारी कंसंट्रेशन जो है वो जीरो हो जाए। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो। और जब इंफिनिटी लगाते हैं उसका मतलब होता है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। हमने जो डाइल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। समझ में आया? तो हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम देखते हैं। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमारा वो होता है जब मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, लिमिट ऑफ द कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो। जब हम बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दें, डाइल्यूशन कर दें, तो जो हमारी कंसंट्रेशन होती है वो अप्रोचेस टू जीरो हो जाती है। ऑफ कोर्स हम डाइल्यूट करेंगे तो कंसंट्रेशन तो हमारी डिक्रीज होती रहेगी, तो ज़्यादा डाइल्यूट करते रहेंगे तो जो हमारी कंसंट्रेशन होती है वो अप्रोच कर जाएगी जीरो को। और तो जब उस टाइम पे हम मोलर कंडक्टिविटी को कहेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। समझ में आया? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो। तो अब हम देखेंगे कि मोलर कंडक्टिविटी पे डाइल्यूशन का कैसे इफेक्ट हो रहा है। अगर यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी की बात की गई है, मोलर कंडक्टिविटी की हमने डिफाइन में देखा था, वहां पे हमारा आयंस कितने किसमें 1 मोल ऑफ मतलब आयंस किसके थे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में हमें देखना था। वहां पे इलेक्ट्रोलाइट की बात की गई थी। कंडक्टेंस में तो हमारा पूरे सॉल्यूशन की बात की गई थी, बट हमारा मोलर कंडक्टिविटी में हमारा इलेक्ट्रोलाइट की बात की गई है। अगर इलेक्ट्रोलाइट की डिफाइन में बात की गई तो मतलब यहाँ पे हमारा जो डाइल्यूशन का इफेक्ट देखेंगे हम दो केस में देखेंगे, एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखेंगे और एक हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखेंगे। तो हम फर्स्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखते हैं। तो जब हम डाइल्यूशन करते हैं हमारी जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो हमारी इंक्रीज होती है अप टू अ सर्टेन लिमिट। हमारी जो मोलर कंडक्टिविटी होती है थोड़ी सी इंक्रीज होती है। कैसे? अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है मतलब वो मेरा कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, 100% डिसोसिएट होगा वो। तो जब हम डाइल्यूशन करते हैं ना तो हमारे जो आयंस होंगे ये बताओ इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे? नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होंगे, ना ही इंक्रीज होंगे ना ही डिक्रीज होंगे, सेम रहेंगे। क्योंकि जब हमने डाइल्यूशन किया तो जो हमारे आयंस थे, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट था वो पहले ही 100% डिसोसिएट हो गया था। डाइल्यूशन करने से पहले ही हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो हमारा डिसोसिएट हो जाता है। तो आफ्टर डाइल्यूशन ना ही हमारे आयंस इंक्रीज होते हैं ना ही हमारे डिक्रीज होते हैं। तो कैसे हमारी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई थोड़ी सी लिमिट तक, सर्टेन लिमिट तक। बिकॉज जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो जो हमारा डिस्टेंस होता है ना आयंस के बीच में, कैटायंस और अनायंस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है। जब हमारा डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो हमारी जो मोबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, जो हमारे आयंस की है मूवमेंट इंक्रीज हो जाती है। जब हमारे आयंस की मूवमेंट इंक्रीज होगी तो जो हमारी मोलर कंडक्टिविटी होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। समझ में कैसे हमारी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है अप टू अ सर्टेन लिमिट फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया, जैसे डाइल्यूशन किया तो हमारे जो डिस्टेंस होते हैं बिटवीन द आयंस वो हमारे इंक्रीज हो जाते हैं। तो जब डिस्टेंस वो खुले खुले हो जाएंगे, डिस्टेंस उनके बीच में इंक्रीज हो जाएगा तो हमारी जो मूवमेंट होती है आयंस की वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो हमारी मोलर कंडक्टिविटी इसलिए इंक्रीज हो जाती है। मैंने शॉर्ट में दिखाया कैसे।
तो एक हमारा साइंटिस्ट थे डीबे अक्कर, उन्होंने एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी इसकी। यहाँ पे देखो लैम्डा कैप एम एट कंसंट्रेशन इज इक्वल टू कैप एम, जब हमारी कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो हो गई, माइनस ए रूट सी। यहाँ पे जो हमारी लैम्डा नॉट एम है हमारा, यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को एक्सप्रेस कर रहा है, और यहाँ पे ए हमारा कांस्टेंट होता है जो कि हमारा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड होता है, और यहाँ पे सी हमारा क्या है, कंसंट्रेशन। ये हमारे डीबेकर ने हमें इक्वेशन लिखी, मैथमेटिकल इक्वेशन। अगर मैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से इसको कंपेयर करूं, हमारी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो जब मैं इसको कंपेयर करती हूँ तो जो मेरा y किसकी इक्वल है, हमारा कैप m की इक्वल है। हमारा जो यहाँ पे स्लोप है ना, वो हमारा नेगेटिव स्लोप है यहाँ पे, और यहाँ पे जो हमारा c कांस्टेंट है वो हमारा कांस्टेंट क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। हमारा जब हमारी कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो हो जाती है, मतलब एक टाइम ऐसा आता है जब हमारी कांस्टेंट हो जाती है, तो उसी को हम कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट ये है। तो मैं एक बार ग्राफ के थ्रू दिखाती हूँ कि कैसे देखो चेंज हो रहा है। देखो ग्राफ इसका ऐसे बनता है, तो जैसे जब मेरी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, कंसंट्रेशन अप्रोच करे जीरो को, तो जब कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो, एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगी, वहाँ पे हमारी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। देख रहे हैं यहाँ पे। तो जब हमारी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो एक पॉइंट आएगा जब वहाँ पे हमारी कांस्टेंट हो जाएगी, उसको हम कहेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो जब कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है तो ये हमारा यहाँ पे इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमने ग्राफ में देखा कि हम इजीली लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं। यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ऐसे हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हमारा मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कि हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट में कैसे मोलर कंडक्टिविटी पे अफेक्ट पड़ेगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमारा जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो हमारी जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज होती है हमारी। यहाँ पे हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात की गई है। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वो कम्प्लीटली डिसोसिएट तो नहीं होगा, कुछ परसेंट डिसोसिएट होगा, 100% डिसोसिएट नहीं होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे 2 लीटर मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट है, जब वो डिसोसिएट होगा तो वो मेरे 20% आयंस में डिसोसिएट हुआ। कंप्लीट तो नहीं होगा, कितना भी ले लो, 100% ही लेना, 80, 20, 60, 70 कितना, मैंने जैसे 20% डिसोसिएट हुआ मेरा। तो जब मैंने डाइल्यूशन किया, मेरा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, 2 ml से मेरा क्या हो गया, 4 ml इंक्रीज हुआ। तो जो मेरा डिसोसिएशन है वो भी मेरा इंक्रीज होता है, आयंस में और डिसोसिएट हो जाता है वो। तो मेरा अब डिसोसिएशन कितना हो गया, 40% हो गया, 20 से मेरा 40% डिसोसिएशन हो गया, आयंस मेरे मतलब इंक्रीज हो गए। तो जो मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जब मैं डाइल्यूशन करती हूँ तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमारा पहले तो वो कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होता, जब मैं डाइल्यूशन करती रहूंगी तो मेरे जो आयंस हैं वो इंक्रीज होते रहेंगे, डिसोसिएशन इंक्रीज होता रहेगा। तो फर्स्ट केस मेरा ये है कि जो मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो इंक्रीज होता रहता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। और एक और रीजन है मेरा, जो डिस्टेंस बिटवीन द आयंस है वो मेरा इंक्रीज हो जाता है। अगर मैं डाइल्यूशन कर रही हूँ तो मतलब मेरे जो आयंस के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो मेरा इंक्रीज हो जाता है। अगर आयंस के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो जो आयंस की मूवमेंट होती है वो इंक्रीज हो जाती है, उनकी जो मोबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे ये 2 केस है, एक तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारा इंक्रीज हो जाता है और एक हमारा डिस्टेंस बिटवीन द आयंस मेरा इंक्रीज हो जाता है। तो उसकी वजह से मेरे जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है और डाइल्यूशन इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे हमारा जो ग्राफ है ऐसे बनेगा। यहाँ पे देखो, जब मेरी कंसंट्रेशन मेरी जब डिक्रीज होगी तो मेरी जो मोलर कंडक्टिविटी है देखो वो इंक्रीज हो गई, यहाँ से इंक्रीज हो रही है। मतलब वाई एक्सिस पे मेरा क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, और मेरा एक्स एक्सिस पे क्या है, कंसंट्रेशन। तो जब मैं डाइल्यूशन करूंगी तो मेरी कंसंट्रेशन तो डिक्रीज होगी। तो जब मेरी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो मेरी मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज होगी। यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोड के केस में हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी कांस्टेंट वैल्यू नहीं आ पाती। हमारी कंसंट्रेशन हमारी डिक्रीज तो होती रहेगी, बट यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट नहीं मिल पाता हमें कि जहाँ पे हमारा कांस्टेंट हो जाए, हमारी जो मोलर कंडक्टिविटी है कांस्टेंट हो जाए। यहाँ पे हमारी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज ही होती रहेगी।
अब हम देखते हैं कि कैसे ये समझ में आया ना कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में कैसे हमारा मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा। मैं आप ये बताती हूँ कि हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम कैसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्यों नहीं फाइंड कर पाते ग्राफ से। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर लेते हैं। आगे देखते हैं कि कैसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम वीक के केस में, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम नहीं फाइंड कर पा रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा ग्राफिकली लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय। हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ग्राफिकली वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम फाइंड नहीं कर पा रहे थे। तो ये हमारे दो रीजंस हैं। फर्स्ट मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था लिमिटिंग मतलब मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या था वॉल्यूम के टर्म्स में, K इंटू वी कंडक्टिविटी इंटू वॉल्यूम। तो जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो डाइल्यूशन करते तो हमारा जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है, वॉल्यूम मेरा इंक्रीज होता है। तो जो मेरी डाइल्यूशन पे हमने देखा कि हमारी जो कंडक्टिविटी होती है वो डिक्रीज होती है। तो जब डाइल्यूशन किया हमने, हमारी जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है और जो हमारा कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज होता है। तो हमारा कंडक्टिविटी की जो वैल्यू होती है ना वो बहुत डिक्रीज हो जाती है। डाइल्यूशन हम करते रहेंगे, कंडक्टिविटी डिक्रीज होती रहेगी। तो जब कंडक्टिविटी वैल्यू बहुत डिक्रीज हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, तो वो इम्पॉसिबल होती है कैलकुलेट करना, उसको इम्पॉसिबल होता है कैलकुलेट करना। तो हमने यही लिखा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी इज वेरी वेरी स्मॉल एंड इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट। तो जब हम के नहीं कैलकुलेट कर पाते तो हम यहाँ पे फिर मोलर कंडक्टिविटी भी कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम फाइंड नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हमारा जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता 100% में। हमारा जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो 100% नहीं होता डिसोसिएट। तो जब वो 100% डिसोसिएट नहीं होता, मतलब जब वो 100% डिसोसिएट होने से पहले ही जो हमारा के की वैल्यू होती है वो बहुत डिक्रीज हो जाती है। तो इसीलिए ये दो रीजन से कि हम जो उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है फाइंड नहीं कर पाते इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान रखना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज हम यहीं तक करेंगे। फॉर द टॉपिक्स वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। ओके, टेक केयर।